एवरीवन, माय नेम इज अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कुछ बेसिक चीजें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो एक बार उन चीजों को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहली चीज हमने पढ़ी थी वहां पे केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन। सेकंड चीज हमने वहां पे पढ़ी थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट्स, ठीक है, जहां पे हमने पढ़ा था फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने तुम्हें सिंपल सा एक एग्जांपल लिया था, ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, और इस एग्जांपल से रिलेटेड मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई थी कि रेट क्या होता है। रेट क्या होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने वहां पे पढ़ा था। फिर हमने वहां पे ये भी बात किया था कि अगर रिएक्टेंट की बात होगी तो नेगेटिव साइन आएगा और अगर प्रोडक्ट की बात होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा। रीजन क्या बताया था कि अगर रिएक्टेंट होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे उसकी रेट लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर थी, ठीक है। फिर तुम लोगों को शायद ये डाउट आ सकता है कि सर ए से बी तो हमेशा कोई रिएक्शन नहीं आएगी मेरे पास, ठीक है, तो हमारे पास कोई जनरल लेकर इक्वेशन होगी तो उसका रेट कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आज हम पूरा लेक्चर उसी पे देने वाले हैं कि किसी जनरल इक्वेशन का जो रेट होता है वो कैसे लिखा जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आज का टॉपिक तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉर जनरल इक्वेशन, ठीक है। किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए कैसे रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है, तो आराम से अगर चीजें देखते हुए जाओगे तो कोई डाउट तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉर जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पे ली हुई है, n1a प्लस n2b से कन्वर्ट हो रहा है m1c प्लस n2d, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पे यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे कि तुम्हें कैसे इस चीज को समझना है कि अब मुझे किसी भी रिएक्शन का अगर रेट लिखना है, किसी भी एक जनरल इक्वेशन का, तो उस जनरल इक्वेशन का रेट कैसे लिखा जाएगा। उसका रेट लिखा जाएगा कि यहाँ पे जो भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के आगे हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लिखा रखा है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वो क्या कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, n1 है, ठीक है। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है कि जो भी कोएफिशिएंट होता है ना उसको 1 बाय कर देना है। उसको क्या कर देना है, 1 बाय कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 1 बाय n1। ये चीज क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, टाइम में जिस टाइम इंटरवल पे हमने निकाला था, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम पे मैंने t2 माइनस t1 लिया था, तो वो चीज तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अगर हम ए के करस्पॉन्डिंग अगर रेट को निकालने की कोशिश करें, ठीक है। अगर हमें सपोज ए की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज दिया होगा और टाइम दिया होगा तो हम इस तरीके से रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज क्वेश्चन के अंदर हमें ए से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है और बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो बी से रिलेटेड में भी सिमिलर चीज करनी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या करना है, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब फिर से क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा 1 बाय n2। n2 मतलब इसका कोफिशिएंट, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सी चीज है, 1 बाय उसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो माइनस माइनस क्यों आ रहा है, चीज समझ पा रहे होंगे, डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। 1 बाय n2 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। डेल्टा बी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, किसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चीज क्लियर है। ये तो चीज होगी ए के करस्पॉन्डिंग, ये हो गया बी के करस्पॉन्डिंग। अब चलते हैं कि सी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो ऑफ कोर्स तुम देख पा रहे होगे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया है या फिर नेगेटिव नहीं लगाया है। रीजन क्या है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के आगे हमें कभी भी कोई भी साइन नहीं लगाना, ठीक है। बोल सकते हो या पॉजिटिव साइन होता है, क्यों, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे भी सिमिलर चीज है, जैसे इसका 1 बाय इसका कोफिशिएंट कर रहे थे, तो सी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1 बाय उसका कोफिशिएंट, मतलब 1 बाय m1 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। चीज क्लियर है। डेल्टा सी क्या है, सी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टेम्परेचर नहीं, टाइम में चेंज। सिमिलरली डी के करस्पॉन्डिंग बात किया जाएगा तो 1 बाय m2 डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। डेल्टा डी क्या है, डेल्टा डी है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, डी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, ठीक है। तो जिसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में बात होगी उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें सिमिलर चीज लगानी है, ठीक है। और इन सब की वैल्यू क्या होती है, ये सब बराबर होते हैं,
ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ, ये सारी चीजें क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो भी चीज मैंने तुम्हें बताई है ना, ये एक जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा जिससे तुम्हें थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी कि कैसे लिखा जाता है रेट का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन 2N2O5 इज कन्वर्टेड इनटू 4NO2 प्लस O2, ठीक है। तो मुझे अगर इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर मुझे N2O5 के करस्पॉन्डिंग लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये चीज लिखूंगा। माइनस क्यों लगाया ये चीज समझ पा रहे होंगे, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। और ये 1 बाय क्या किया है, इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट इसका 2 है, तो मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है। एक तरीके से ये समझ जाओ कि पर मोल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 मोल के अकॉर्डिंग था तो हमने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, और अगर यहाँ पे 4 है तो 1/4 कर दिए, ठीक है। डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T हो गया अपना, ये पॉजिटिव आ रहा है, रीजन समझ पा रहे होंगे, प्रोडक्ट है, ये कोफिशिएंट क्या हो गया 1/4 इज इक्वल टू O2 के करस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा तो 1/1 डेल्टा O2 बाय डेल्टा T, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा एक रेट निकालने का एक एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आएगा। किसी का भी रिएक्शन का अगर ऐसी रिएक्शन कोई आएगी तो उसका रेट कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा होगा, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी। सेकंड, जैसे कि ये लिखा हुआ है CO प्लस NO2 CO2 प्लस N, ये लिखा हुआ है, तो इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाएगा आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे तुम देखोगे ना तो सबका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, सबका कोफिशिएंट 1 है, तो तुम्हें ये 1 बाय करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हें सिंपल क्या करना है, माइनस डेल्टा CO, माइनस क्यों लगा रहा हूं, ये दोनों के आगे माइनस आएगा, ये दोनों के आगे प्लस आएगा, ठीक है। तो माइनस डेल्टा CO बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा CO2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा NO बाय डेल्टा T। तो ये तुम यहाँ से चीजें देख पा रहे होंगे कैसे लिखा है। तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे जिसमें हमें ओनली एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। पहले हम एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे, उसके बाद हम उस एक्सप्रेशन से क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स अभी तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे इक्वेशंस का रेट लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है H2O2 प्लस 2H प्लस 3I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I3 माइनस प्लस 2H2O में, ठीक है। तो अगर इसका रेट लिखना है तो इसका रेट सिंपल क्या हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा, पहला इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है तो पहले लगा देते हैं क्या, माइनस, चीज क्लियर है। फिर क्या इसका कोई कोफिशिएंट है, तो तुम बोलोगे सर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मैं 1/1 लिख दूं, सिंपल। क्या लिख सकते हैं इसको, डेल H2O2 डिवाइडेड बाय डेल T, ये लिख सकते हैं, बढ़िया। तो एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया रिगार्डिंग टू H2O2। H प्लस के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा तो क्या होगा, माइनस लगाया जाएगा, 1/2 डेल्टा H प्लस डिवाइडेड बाय डेल्टा T, चीज क्लियर है क्या कर रहा हूं, ठीक है। फिर I माइनस के करस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा तो -1/3 लिख दो, -1/3 डेल ऑफ I माइनस डिवाइडेड बाय डेल T, कोई दिक्कत है यहां तक। ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट, तीनों इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो डेल I3 माइनस डिवाइडेड बाय डेल T, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी चीज है। H2O के करस्पॉन्डिंग लिखा जाए तो क्या होगा, 1/2 डेल ऑफ H2O बाय डेल T। तो ये एक्सप्रेशन हो गया पहली वाली इक्वेशन का, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। पहले ये चीज समझो कि लिख कैसे रहा हूं, अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो मैं लिख कैसे रहा हूं, फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा तो वहां तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला अपना हो गया, दूसरे की बात करते हैं। सेकंड लिखा हुआ है 16H प्लस, तो सबसे पहले मैं रेट लिख देता हूं, रेट इज इक्वल टू 16H प्लस बोल रहा है ना, तो -1/16 कोफिशिएंट है, डेल H प्लस डिवाइडेड बाय डेल T, सही है। H प्लस के करस्पॉन्डिंग हो गया, अब MnO4 माइनस के करस्पॉन्डिंग, तो माइनस समझ में आ रहा होगा, 1/2 समझ में आ रहा होगा, डेल MnO4 माइनस डिवाइडेड बाय डेल T। अब I माइनस के करस्पॉन्डिंग -1/10 डेल I माइनस डिवाइडेड बाय डेल T।
तो रिएक्टेंट वाला सारा काम हो गया, प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो 1/2 डेल Mn+2 डिवाइडेड बाय डेल टी है ना, इज इक्वल टू 1/8 डेल H2O बाय डेल टी है ना, इज इक्वल टू डेल 1/5 डेल I2 बाय डेल टी। ये हो गया हमारा रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हर एक की करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। अब तुम यहाँ पे सोच रहे होगे कि सर हर एक की करस्पॉन्डिंग क्यों निकालना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या होगा ना कि जरूरी नहीं है कि H+ सीधे यही दे, जो देगा ना उसके करस्पॉन्डिंग तुम रेट निकाल पाओ, ठीक है। बाई चांस अगर तुम्हें दे दिया कि H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है इस रिएक्शन में वो कितना चेंज हो रहा है, वो कुछ 5 चेंज हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, तो 5/8 रेट हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। थर्ड, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके साथ में ना मैंने ये लिखा हुआ है कि डी को डेल कर लो। वैसे डेल, डी का मतलब सिंपल समझ पा रहे होंगे, वैसे डी मतलब एक छोटा सा चेंज, डेल मतलब एक बड़े चेंज के लिए हम डेल्टा वर्ड यूज करते हैं, और स्मॉल चेंज के लिए डेल टी डी टी जिसको तुम बोलते हो। तो डेल NH3 बाय डेल टी की वैल्यू हमें यहाँ पे ये भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसका एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं। तो इसका रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, लिखोगे -1/4 डेल NH3 बाय डेल टी है ना, इज इक्वल टू O2 के करस्पॉन्डिंग -1/5 डेल O2 बाय डेल टी। बढ़िया, आगे चलो, 1/4 डेल NO2 बाय डेल टी इज इक्वल टू 1/6 डेल H2O बाय डेल टी। चीज क्लियर है क्या कर रहा हूं, समझते जाना आराम से एक चीज को, ठीक है। तो ये तो अपना रेट मैंने लिख दिया। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी, -डेल NH3 बाय डेल टी की, ठीक है। तो तुम्हें डेल NH3 बाय डेल टी यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसको है ना इन सबसे रिलेट करवा दो, रिलेट करवा दोगे तो क्या आ जाएगा, पहले इन दोनों को रिलेट करेंगे, फिर इन दोनों को रिलेट करेंगे, फिर इन दोनों को रिलेट करेंगे, ओके। तो आराम से देखना, पहले में फर्स्ट वाली चीज, ये सेकंड वाली चीज, ये थर्ड वाली चीज, ओके। ये फर्स्ट वाली चीज यहाँ पे हो रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग -डेल NH3 बाय डेल टी की वैल्यू क्या आएगी, बता, -डेल NH3 डेल टी की। तो ये क्या चला जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -4/5 डेल O2 बाय डेल टी। किस क्लियर है क्या कर रहा हूं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, तो मेरा यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 4, मैंने 4 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू O2 के करस्पॉन्डिंग ये आ गई, ठीक है। अगर हमें O2 की वैल्यू दी होगी और हमें ये पूछ लिया जाएगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। सेकंड चीज, हम अगर NO2 के साथ उसको रिलेट करें तो 4 से 4 कट जाएगा, तुम देखोगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और -डेल NH3 बाय डेल टी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल डेल NO2 बाय डेल टी। ऐसा समझ पा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो यहां से जितना जाएगा ना उतना यहां बनेगा, सिंपल है। तो रेट दोनों का क्या है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। थर्ड अपना है थर्ड H2O वाला, H2O वाला है, तो ये इसके साथ रिलेट होगा, तो क्या हो जाएगा, -डेल NH3 बाय डेल टी इक्वल टू 4/6 डेल H2O बाय डेल टी, डेल H2O बाय डेल टी। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने डेल NH3 बाय डेल टी को या -डेल NH3 बाय डेल टी को कुछ इस तरीके से तीनों अलग जो भी कंपाउंड हमारे पास थे उनके साथ मैंने रिलेट कर दिया, ठीक है। तो पहले तुम्हें एक बेसिक चीज क्लियर होगी कि तुम्हें किसी भी इक्वेशन का जो रेट का जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम्हें समझाया है, वो तुम्हें प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस में कैसी चीजें यूज होगी अब वो तुम्हें पता चलेगी, तो एक बार इसको पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो पहले उनको ट्राई करते हैं, ठीक है। अब ये मत देखना कि सर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है तो काफी टफ होगा, काफी इजी है, बस आराम से तुम्हें देखते हुए जाना है कि क्या हो रहा है, ठीक है।
एक रिएक्शन लिखी हुई है पहले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक रिएक्शन लिखी हुई है Cr2O7 प्लस 2H प्लस 3HNO2 कन्वर्ट हो रहा है 2Cr प्लस 3NO3 माइनस प्लस 4H2O के अंदर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है, खत्म होना, बढ़िया, ऑफ Cr2O7 2 माइनस, मतलब इसका डिसअपीयरेंस होना मतलब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इज फाउंड टू बी 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब इसका जो डिसअपियर होने का जो रेट है वो कितना दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसका डिसअपियरेंस का रेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें क्या दिया हुआ है वो मैं बता देता हूं तुम्हें। इसका मतलब दिया हुआ है माइनस, डिसअपियरेंस आ गया इसका मतलब माइनस, ठीक है, डेल Cr2O7 2 माइनस डिवाइडेड बाय डेल टी, ये क्या हो गया रेट किसका, इसके डिसअपियर होने का, वो कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। क्या दिया हुआ है ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के, बढ़िया। ड्यूरिंग द मेजर्ड टाइम इंटरवल, मतलब किसी टाइम इंटरवल में होगा तो डेल्टा टी हमने ले लिया। फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HNO2, साथ साथ में बोल रहा है कि हमें HNO2 के डिसअपियर होने की रेट भी बताओ, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब Cr+3, तो Cr+3 यहाँ पे बन रहा है तो उसके अपीयर होने की क्या रेट होगी, उसके होने ये जो बनेगा उसकी क्या रेट होगी, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये कोई रिएक्शन है तो इसका रेट कैसे लिखा जाता है, इसका रेट क्या होगा, इसका रेट होगा रेट इज इक्वल टू, ठीक है, काफी छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहा तो आराम से देखते जाना, माइनस डेल्टा Cr2O7 2 माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना, इज इक्वल टू माइनस हाफ डेल्टा H प्लस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3, तो माइनस 1/3 डेल ऑफ HNO2 बाय डेल्टा टी। चीज क्लियर है, तीनों क्या हो गए रिएक्टेंट हो गए, ये इक्वल टू वाला साइन इज इक्वल टू 1/2 Cr+3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 NO3 माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल H2O बाय डेल्टा टी, है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HNO2 निकालना है, मतलब मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या वैल्यू निकालनी है, ये रेट है, ठीक है, इसको काउंट नहीं करना है 1/3 को, क्या निकालना है हमें, माइनस डेल HNO2 बाय डेल टी की वैल्यू में यहां से फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तुम खुद लोग बताओ क्या होगी, इन दोनों को बराबर कर दें क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो क्या इसकी वैल्यू पता है कितनी है, ये दी हुई है, कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो ये वैल्यू अगर इसके बराबर हो गई तो अगर मैं इसको फर्स्ट चीज बोल देता हूं तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर मुझे यहां से माइनस डेल HNO2 बाय डेल टी की वैल्यू अगर चाहिए तो किसके बराबर हो जाएगी, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 7.2, तो आंसर आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁴। तो ये क्या हो गया, ये आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HNO2 के डिसअपियर होने की रेट यहाँ पे हमें पता लग गई, कितनी है 7.2 इंटू 10⁻⁴। अब कैसे समझ सकते हो, एक और चीज है, इसकी अगर 2.4 है तो अगर ये एक जाएगा तो ये कितना जाएगा 3, तो अगर इससे 1 मोल डिसअपियर होता है तो इससे कितना होगा 3, मतलब 3 गुना होगा, तो 3 गुना होगा, इसका मतलब क्या है, अगर इसका 2.4 है तो इसका कितना आएगा 7.2 आएगा। थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो रहा होगा। सेकंड चीज है Cr+3 का अपीयरेंस निकालना है, तो इन दोनों को रिलेट कर दें, इसको और इसको, क्योंकि यहाँ Cr+3 है तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसका मतलब क्या है 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो डेल Cr+3 डिवाइडेड बाय डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.8 इंटू 10⁻⁴। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां से 1 जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा 2, यहां से 2 बनेगा, मतलब यहां से 2.4 है तो इसकी रेट कितनी आ जाएगी 4.8।
तो पहले का आंसर है तुम्हारा 7.2 इंटू 10 की पावर -4, सेकंड वाला आंसर है 4.8 इंटू 10 की पावर -4। आई थिंक चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है Cl2 प्लस 2i माइनस कन्वर्ट हो रहा है I2 प्लस 2Cl माइनस के अंदर, और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है I माइनस का इनिशियल वाला, ठीक है। तो I माइनस इनिशियल दिया हुआ है 0.25 मोल पर लीटर, तो मैंने वो लिख लिया। और फाइनल दिया हुआ है, कितना 0.3 मोल पर लीटर, ठीक है, बढ़िया। तो हम डेल्टा आई निकाल लेते हैं, डेल्टा आई माइनस वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 0.3, ये है 0.25, तो आंसर आ जाएगा 0.02। चेक करो एक बार, इतना चेंज आया, ठीक है। और सॉरी ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट है, चेक करो रिएक्टेंट है तो वहां पे वो चीज वैसे आएगी, ठीक है। इसके बाद पूछा हुआ है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस, तो आई माइनस के डिसअपियर होने की रेट बतानी है, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है माइनस डेल आई माइनस बाई डेल्टा टी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यही तो हमसे वो पूछ रहा है, पहली चीज क्या पूछ रहा है, इसकी डिसअपियर होने की रेट। अब माइनस डेल आई माइनस की कितनी वैल्यू है, डेल आई माइनस की वैल्यू है माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 मिनट है, तो डेल्टा टी की वैल्यू 10 मिनट पुट कर दी, क्योंकि आफ्टर 10 मिनट मतलब इंटरवल कितना हो गया 10 मिनट हो गया, तो आंसर आ जाएगा 0.002, ठीक है। अब यूनिट क्या होगा, एक बार यूनिट के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ऊपर क्या है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, नीचे क्या है टाइम, टाइम किसमें दिया हुआ मिनट में, तो आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। मिनट इनवर्स मतलब टाइम ऊपर चला गया, तो पहली चीज तो ये हमने निकाल दी। सेकंड चीज अपीयरेंस ऑफ I2, अब I2 के अपीयरेंस निकालना है, तो अगर मैं बोलूं क्या इन दोनों में मैं रिलेशन निकाल सकता हूं, तो तुम निकाल सकते हो। तुम बोलोगे कि सर अगर मैं इसका रेट लिखूं इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का रेट में एक तो I माइनस के करस्पॉन्डिंग लिखूंगा, एक I2 के करस्पॉन्डिंग लिखूंगा, तो I माइनस के करस्पॉन्डिंग होगा माइनस हाफ ऑफ डेल I माइनस बाय डेल टी इक्वल टू डेल I2 बाय डेल टी, है ना, ये चीज क्लियर है। अब तुम अगर चेक करोगे ना, तो इसकी वैल्यू माइनस डेल आई माइनस बाय डेल टी की वैल्यू मैं यहां से निकाल चुका हूं, कितना है 0.002, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल आई टू बाय डेल टी की, तो डेल आई टू बाय डेल टी आ गया 0.002 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आंसर आ गया 0.001। फिर से यूनिट क्या हो जाएगा, सेम यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सॉरी सेकंड इनवर्स नहीं मिनट इनवर्स। तो आई थिंक तुम लोगों को दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे, क्या किया है कैसे किया है। इसी तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लोगे ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बोर्ड पे 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, तो उनको भी ट्राई करते हैं करने का, ठीक है। काफी इजी चीज है, स्टार्टिंग वाले 2 क्वेश्चन से आई थिंक तुम लोगों को चीज समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पे उसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है A गैस प्लस 3B गैस कन्वर्ट हो रहा है 2C गैस के अंदर, और लिखा हुआ है द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स, ओके। तो रेट लिखा हुआ है, तो मैं खुद इसका एक रिएक्शन का रेट अपने हिसाब से लिख देता हूं, बताओ क्या होगा, इसका होगा माइनस DA बाई dt। ये D अगर कहीं पे लिखा हो, डेल्टा लिखा हो, ठीक है, D अगर लिखा हो तो वेरी स्मॉल चेंज के लिए बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में वैसे तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा कि D क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, और डेल्टा होता है फॉर लार्ज चेंज, ठीक है। जिसका टाइम इंटरवल ज्यादा होता है वहां पे हम डेल्टा लगा देते हैं, जिसका टाइम इंटरवल कम होता है वहां पे हम डी लगा देते हैं, ठीक है। वैसे तुम्हें फिजिक्स में ये चीजें पता होगी। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 dB बाई डी टी, है ना, इज इक्वल टू 1/2 BC बाई डी टी, ये होगा ना, यही होगा इसका एक्सप्रेशन। अब तुम्हें ये वैल्यू दी हुई है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -3,
और माइनस डी पी बाई डी पी पूछा है तो यहाँ से सीधा निकालते हैं, -1/3 डी पी बाई डी टी। तो माइनस डी पी बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 9 × 10⁻³ ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी हो गया, समझ में आ गया होगा क्या किया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 4NH3 + 5O2 कन्वर्ट हो रहा है 4NO + 6H2 में, ठीक है। लिखा हुआ है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंक्रीजेस बाय 1.08 × 10⁻² मोल पर लीटर इन 3 सेकेंड्स, ठीक है। 3 सेकेंड्स में इतना इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले क्या मैं इसका रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिख देता हूं, बढ़िया, रेट लिख देते हैं। रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू होगा, हमें NO का दिया है ना, तो मैं NO के करस्पॉन्डिंग लिख देता हूं, ठीक है। क्या होगा, या फिर पहले पूरे का लिख देते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। -1/4 dNH3/dt इज इक्वल टू -1/5 dO2/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO/dt प्लस इज इक्वल टू 1/6 dH2O/dt, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो अब चलते हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कितना इंक्रीज हो गया ये दे दिया गया है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंक्रीज दे दिया गया है, मतलब हमें ये वैल्यू पता है, डेल्टा अगर हम यहाँ पे यूज करें तो, ठीक है। ये वैल्यू पता है, टाइम इंटरवल पता है, मतलब डेल्टा टी पता है। तो रेट क्या हो जाएगा, सिंपल रेट हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 इंटू दिस वैल्यू 1.08 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड्स, मतलब नीचे कितना हो गया 3। ये कितना हो गया, 4 × 3 12 हो गया। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी 0.09, ठीक है। 1.08 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आएगा 0.09 इंटू 10⁻², जिसको लिख सकते हो 9 × 10⁻⁴। चेक करो एक बार, लिख सकते हो ना ये चीज। तो तुम्हारा जो रेट है इस रिएक्शन का वो आएगा 9 × 10⁻⁴, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कैसे निकालोगे बता, अमोनिया का कैसे निकालोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अगर अमोनिया का हमें पता लगाना है तो कैसे पता लगाओगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज है, यहां से देख सकते हो तुम्हें ये वैल्यू पता लगानी है। कौन सी वैल्यू पता लगानी है तुम्हें, ये है ना। तो ये वैल्यू कितनी होगी, रेट इंटू 4, रेट कितना है ये, तो सेकंड अगर मैं बात करूं -dNH3/dt कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 इंटू रेट के बराबर, मतलब 36 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा आंसर। चेक करो एक बार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर के बारे में पता लगाना है। तो वाटर कितना हो जाएगा, 6 इंटू रेट, तो dH2O/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू रेट, 6 इंटू रेट के बराबर, 6 इंटू रेट, रेट कितना है 9 9 54 हो जाएगा, 54 इंटू 10⁻⁴। तो जो भी क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। तो तुम्हें ये चारों क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड करवाए आई थिंक तुम्हें समझ में आ गए होंगे, और किस तरीके से क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज करनी है ये भी तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे मैं एक सिंपल सी चीज समझाना जो सबसे लास्ट चीज है इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेना। वैसे इतना अगर समझ जाओगे सारे क्वेश्चंस तो सारी चीजें बन जाएगी आराम से, ठीक है। लेकिन फिर भी एक और चीज यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे जो बेसिक डेफिनेशन हमने रेट का पढ़ा है उसकी तरफ चलते हैं। रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो, डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दोगे तो रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन तो उसका यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। और उसके साथ नीचे टाइम दिया है तो मैंने डिवाइड बाय टाइम कर दिया, ठीक है। तो उसका यूनिट क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। अब टाइम का जो है वो कुछ कंफर्म नहीं है, टाइम को वो क्वेश्चन के अंदर
तुम्हें सेकंड्स में भी दे सकता है, मिनट में भी दे सकता है, आवर में भी दे सकता है, डे में भी दे सकता है, ईयर में भी दे सकता है। सारी पॉसिबिलिटी ओके, सारी पॉसिबिलिटी, ये भी सारी चीजें पॉसिबल है। वो तुम्हें दे सकता है कि एक दिन में इतना चेंज हुआ, एक घंटे में इतना चेंज हुआ, एक मिनट में इतना चेंज हुआ, तो डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर 3 सेकंड्स लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन में मिनट दिया था, तो मिनट इनवर्स आ गया था। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। याद रहेगी इतनी चीज। तो जो रेट का यूनिट होता है वो तुम्हें याद रखना है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर, पूछा जाता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है उसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, अब ये जो चीज हो गई ना, ये होगी तुम्हारा, ये रेट हो गया इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कभी कभी क्या होता है ना कि पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, जैसे कि तुमने केसी के भी पढ़ा है ना, तो एक के, तो केसी जो होता है वो कंसंट्रेशन की टर्म में, और केपी क्या होता है पार्शियल प्रेशर की टर्म में। इसी तरीके से रेट को जब पार्शियल प्रेशर की टर्म में अगर हम बात करें, पार्शियल प्रेशर की टर्म में अगर हम बात करें, तो रेट का जो यूनिट आ जाता है वो क्या आ जाएगा, सिंपल पार्शियल प्रेशर है तो प्रेशर चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, एटीएम। तो एटीएम डिवाइडेड बाय टाइम, तो आंसर क्या आ जाएगा, एटीएम टाइम इनवर्स। ये कब आएगा, जब पार्शियल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे, और ये कब आएगा, जब हम कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। तो आई थिंक तुम्हें चीजें क्लियर हो गया होगा कि वैसे इससे पहले भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका यूनिट लिख पा रहे हैं। तो यूनिट की हमने यहाँ पे बात की, हमने यहाँ पे आज इक्वेशन, जो भी बेसिक इक्वेशन अगर हमारे पास कोई होती है जनरल इक्वेशन, तो उसको कैसे लिखा जाता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात किया। ठीक है, तो और जो भी चीजें हैं वो तुम्हें लेक्चर बाय लेक्चर तुम्हें समझा दी जाएगी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ और चीजें सीखने वाले हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको काफी अच्छे से पढ़ना है, काफी अच्छे से समझना है, और इस लेक्चर के जो भी नोट्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर तुम उनको लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।